हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 AM में हम लोग कवर करते हैं बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी के सिलेबस को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। और इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पाश्चात्यकरण, सांस्कृतिकरण, आपका सार्वभौमिकरण, इन सभी के बारे में कि इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है। पश्चिमीकरण यानी पाश्चात्यकरण, ये जो अवधारणा है, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा ये किनके द्वारा दिया गया है। तो ये MN श्रीनिवास जी के द्वारा दिया गया है, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। तो इसमें विशेषता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: अधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, मूल्यगत अधिमान्यताएं। तो ये सारा ही इसकी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। तो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है ये किनके द्वारा दी गई है? MN श्रीनिवास जी के द्वारा। ये जो प्रक्रिया है ये सभी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के परिवर्तनों का समावेश होता है। इसके संदर्भ में वी कुपुस्वामी जी थे वे बताते हैं कि श्रीनिवास जी ने पश्चिमीकरण की अवधारणा में मुख्यतः 3 श्रेणी की बातें सम्मिलित की हैं। वे बताते हैं कि वे व्यवहार संबंधी, खान पान, वेशभूषा, नित्य आदि, ज्ञान संबंधी, ठीक है। तो जब वो 3 बातों में इसको बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अपना पश्चिमीकरण को कैसे हम फॉलो करते हैं, या तो हमारे व्यवहार में, खान पान, हमारे वेशभूषा में जो अंतर होगा, या फिर हमारा जो साहित्य विज्ञान है, ये सभी मूल्य संबंधी हमारे अवधारणाएं अलग होंगी, या फिर मानवतावाद, समतावाद, सार्वभौमवाद इत्यादि, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पश्चिमीकरण जो है ये नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो अवधारणा है पश्चिमीकरण, ये केवल परिवर्तनों का ही विश्लेषण नहीं करती है, बल्कि कौन सा परिवर्तन अच्छा है, कौन सा बुरा है, इन सभी चीज़ों को हमारे विचार से दूर ये लेकर जाता है। पश्चिमीकरण एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। श्रीनिवास जी ने पश्चिमीकरण का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में वो उनका देख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि पश्चिमीकरण का है ये अधार्मिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है। तो जो ये क्वेश्चन को फिर से वैसे ही बोला गया है, तो ये किनके द्वारा दी गई है? MN श्रीनिवास जी के द्वारा। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है ये निम्नांकित में से किससे संस्कृति संबंधित है? तो संस्कृतिकरण जो प्रक्रिया है यह संदर्भ समूह से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं वे अपने से उच्च जाति के नीति नियम, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहता है। वो उनको देखकर वो सोचता है कि उनके गुरु जो प्रभु जाति के लोग हैं उनका समाज में किस प्रकार से सम्मान है, तो हम भी अगर उनके नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा भी समाज में सम्मान उसी प्रकार से होगा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यह संदर्भ समूह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको घुमा कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ समूह, यानी रेफरेंस ग्रुप से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? तो ये संदर्भ समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा उसमें सही नहीं है? तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पश्चिमीकरण जो है वो केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है, यह कारण सही नहीं है। डेनियल लर्नर ने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण दोनों को ही उपयुक्त विचार पर बताया है कि हम लोग आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण की तुलना में हम लोग किसको स्वीकार कर सकते हैं? तो आधुनिकीकरण को स्वीकार कर सकते हैं। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण में जो सार्वजनिक संस्थाएं और जो निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना होती है।
पर प्रत्यक्षवादी भावना ही पर्याप्त नहीं होती है। पश्चिमीकरण ये जो शब्द है ये अनुपयुक्त वे बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब लेबल उसको दे दिया जा रहा है कि हम पश्चिम के रीति रिवाज को फॉलो करें। इससे अच्छा अगर हम बोले कि हम आधुनिक हो रहे हैं, हम नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा सूटेबल हमारे लिए होगा। ठीक, ये था पश्चिमीकरण का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संस्कृतिकरण। तो पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ये जो अवधारणा ये किनकी द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। ये अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संदर्भ समूह से, और उसमें से भी उस जो संदर्भ समूह अगर बोलेगा तो उसमें सकारात्मक संदर्भ समूह से ये है, क्योंकि हम लोग जो तौर तरीके हैं, जो निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वे अपने से उच्च स्तर के लोगों के जो तौर तरीके उनको अच्छी चीज़ों को वो ग्रहण करता है, उनकी खराब चीज़ों को, उन गलत चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये आपका एम.एन. श्रीनिवास जी ने ही दिया है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जब वे कर्नाटका के जो कुर्ग जनजाति के लोगों का जब वे अध्ययन करते हैं, तो कर्नाटका मैसूर के जो कुर्ग लोग का जब वो अध्ययन किए तो वे पाए कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपने स्वयं की कुप्रथा, जैसे मान लीजिए मांस खाना, शराब पीना, यह सब चीज़ को छोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम इन सभी पूरी रीति रिवाजों को छोड़ेंगे, तो उनकी जैसा वेशभूषा, उनके जैसा आदत को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा भी समाज में उस प्रकार से ही स्थान होगा। तो इसलिए सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने इसको ब्राह्मणीकरण शब्द दिया था, लेकिन फिर बाद में इसमें कुछ संशोधन करने के बाद उन्होंने इस शब्द को दिया संस्कृति शब्द, उनके द्वारा गढ़ा गया। तो अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो योगेंद्र सिंह का मानना है कि संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जाति विशेष के बस संदर्भ में नहीं बोला जा रहा है। श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से परंपरागत जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विरोधी भावना का प्रकटीकरण होता है। इस तथ्य का समर्थन हेराल्ड गुल्ड के विचारों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा दिया गया? तो ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा ही दिया गया। संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण, पाश्चात्यकरण, संस्कृताइजेशन, ये सारा ही अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन में से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक, संस्कृतिकरण में क्या होता है? समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है तो उसका आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी इंडोजेनस परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और पश्चिमीकरण क्या है कि ये एक्सोजेनस है, यानी बाह्य प्रक्रिया है। तो उसको भी ध्यान में रखना होगा कि संस्कृतिकरण आंतरिक है और पश्चिमीकरण बाह्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है कि ये एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई, यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, यह एक स्थिति की परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया से अगर हम बात की जाए, ये संबंधित जातियों में मात्र पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक। कहने का मतलब ये हुआ कि जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ जाति का जो पद का सोपान क्रम, उसका जो हायरार्की है, उसी में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसका अपना लाइफ स्टाइल, उसका जीवन जीने के तरीके में ये ऊंच नीच का उतार चढ़ाव का भावना हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं यथा। तो श्रीनिवास जी कौन सा व्याख्या करते हैं? तो ये संरचनात्मक संवर्ग की बात करते हैं। तो संस्कृतिकरण का तात्पर्य है कि यह जाति संरचना में परिवर्तन होता है, जाति संरचना का परिवर्तन होता है, जाति संरचना के लिए परिवर्तन होता है। तो ये सारा ही ऑप्शन बोला जा रहा है कि संस्कृतिकरण का नहीं होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपने जीवन के स्तर को, अपने से जो उच्च जाति के जीवन स्तर के उनके नीति नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है?
स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया या उधरगामी गतिशीलता या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो संस्कृतिकरण के संदर्भ में अगर बात की जाए सत्य नहीं है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया स्थितिगत परिवर्तन होता है। ये सामाजिक गतिशीलता की समूह प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत, अर्थात इसका संबंध किसी व्यक्ति या परिवार विशेष के जीवन में चलने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं है। ये उधरगामी परिवर्तन की गतिशीलता को हमें दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। तो ये जो परिभाषा एक इनके द्वारा दी गई है, एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था? तो कर्नाटका राज्य के अंतर्गत कुर्ग जनजाति के लोगों का सामाजिक धार्मिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का वे अध्ययन किए थे। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार एम.एन. श्रीनिवास जी ने अपनी पुस्तक रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में किया था। उनके अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च यानी कि जो द्विज जाति के लोग को उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके दिशा हैं, उनके कर्म कांडों को अपने जीवन पद्धति में उतारते हैं और अपनी जीवन पद्धति को वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही रिपीटेड कप का परिभाषा दिया गया है। तो ये किसका है? तो संस्कृतिकरण की परिभाषा है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का वे अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है? तो इतना तक आप लोगों ने देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किसकी बात की जा रही है, संस्कृतिकरण की। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया था? तो उनकी पुस्तक का नाम था रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट है कि जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहारों, प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, बोल रहा है जब उच्च जाति हिंदू चेतन, जो उच्च जाति के लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? निम्न जाति को, तो उसको क्या बोला जाएगा? असंस्कृतिकरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन पक्ष प्रबलतम होता है? तो प्रत्याशित समाजीकरण ये पक्ष प्रबलतम होता है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जाति अपने से उच्च जाति की संस्कृति को उस उम्मीद से अपनाती है कि उसे उस जाति की सदस्यता या सामाजिक स्थिति मिल जाएगी, इसलिए उसको फॉलो करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।